अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, इसका अनवान है खौफनाक घर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औक़ात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेरे तलीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई मकबूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर इसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे। मालिक मकान इस बना पर लिहाज करता था, मगर कब तक करता वो। आखिर इसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवाकर इसमें कुछ रद्दो बदल करके नए किराएदारों को ज्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फायदा इसे ये था कि एडवांस की मकबूल रकम मिल जाती। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो इन्होंने भी इसमें आफियत जाने कि कोई और मकान तलाश कर ले। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था। नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर से सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं, कभी अच्छा पहना न कभी अच्छा खाया। छोटी छोटी नासुदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रही। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमट जैसा बना दिया था, और दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवारों पर चमेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में भी अम्मी ने सदाबहार पौधे लगाए हुए थे। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी जुबान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तलख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहिया ही कर लिया तो नचार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नजदीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता, अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं असबाब में सर हिला देता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। ऐसा घर जो अम्मी की ख्वाहिशों पर पूरा उतरे, क्योंकि अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिश के मुताबिक हो तो किराया इतना ज्यादा होता कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डब्बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तसव्वुर ही न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। इसने बताया कि इसके पास कई मुनासिब घर किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए
اور ہدایت کر گئے ہیں، بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ آج کل چوکیدار تو بس چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لے، پھر کرایہ پوچھئے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ رومز، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ رومز، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تو ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا سٹپٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے تھے جہاں پہلے رہتے تھے اتنا ہی دے دیجئے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ ابا نے کہا کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کا صرف 1500 دیتا تھا۔ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا، 1500؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ آدمی نے کہا، بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اس نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو سٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو سٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں رستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اس عرصے میں کہیں نوکری کروں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی، امی نے خوش ہو کر کہا۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خریدیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہی اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھی۔
अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर नहीं मिल रहा, फिर भी वो इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब वहां पहुंचे तो अम्मी की तो बांछें खुल गई। बहनें भी बहुत खुश हुई। एक बहन बोली, हाय, यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी यही खेला करेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह लूं। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहां भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है शायद, खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों, अम्मी ने कहा। और हम बड़ी देर तक वहां रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में घर की तमाम सेटिंग कर ली। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर कर लाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती रहती। इन्हें बागबानी का बहुत ज्यादा शौक था। घर घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था, न वहां रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमिन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। इन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि इसने सही तरह से नलका नहीं खोला होगा। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर खराब हो गया है। इन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बरबराई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे, सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहे थे। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद मैं वॉशरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था, न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। तो दोस्तों, इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो वॉच करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।